कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ हरि भटनागर जी की बहुत ही सुंदर कहानी शर्म। कीचड़ भरा रास्ता किसी तरह पार करता जब मैं उस औरत के झोपड़े के सामने पहुंचा तो वो झोपड़े के बाहर पाटे पर बैठी छोटे से पत्थर पर बर्तन घिस रही थी। हाथ उसके राख से भरे हुए थे, धोती घुटने के ऊपर चढ़ी थी और दोनों पांव हवा भरे साइकिल के ट्यूब की तरह चिकने और चमकदार लग रहे थे। हल्के सुनहरे बारीक बाल घुटनों के नीचे से शुरू होकर पायल के घेरे तक चले गए थे। पाटे पर वो एड़ी चढ़ाए बैठी थी, इसलिए दबाव के कारण पाँव की मांसपेशियां रह रहकर और भी चमक उठती थी, जिन्हें कुछ क्षण पहले देखकर वो खुश हुई थी, क्योंकि गुर्जर ने पिछली दफा की मुलाकात में उसके पाँवों की बहुत तारीफ की थी। क्या मछली माफिक गोड़ है, आंखें जुड़ा जाती हैं, पीहड़ में कहीं नहीं टिकती, यहाँ सुकून पाती हैं। हट कहकर वो मुस्कुरा दी थी। इस वक्त भी वो मुस्कुरा दी और पाँवों को गौर से देखने लगी। चटक लाल रंग के काले किनारे की वो धोती पहने थी, जिसका पल्लू सिर से सरक कर पीठ पर था। बाल हल्का तेल डालकर कसके ओछे गए थे चोटी की शक्ल में, जो ऐंठे हुए उसकी गोद में दबे थे। घुटनों का दबाव स्तनों पर था, जो पीले ब्लाउज के घेरे से ऊपर की तरफ निकल से पड़ रहे थे। गले में चमकते मोतियों की माला थी, हाथों में सुनहरी चूड़ियां, जिन्हें अभी 2 दिन पहले उसने मनिहार से पहनी थी। पाँव में गोजर जैसी पायलें थी, नई हवाई चप्पलें, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी और मांग में थोड़ा सा इंगूर। कुल मिलाकर अपनी दज में वो निहायत सुंदर लग रही थी। एक पल को मैं उसे देखता रह गया, या यूं कहें कि पुलिस मुख्यालय के दबाव से मैं बेहाल था। बीहड़ के थाने का यही रोना है, मुझे गुर्जर डाकू जिंदा या मुर्दा किसी भी हाल में चाहिए था। ऐसा न होने पर नौकरी जाने का खतरा था, ऊपर से बचाव के आरोप में मुकदमा चलाए जाने की धमकी दे रहे थे। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति सुकून से कैसे बैठ सकता है। मेरा उठना बैठना सोना खाना पीना सब बेहाल हो गया था, कुछ सूझता नहीं था। दिल दिमाग और आंखें मुझ सी गई थी, कोई सनसनी सेज न बची थी। लेकिन इस वक्त इस औरत को देखा तो लगा जैसे सोते से जगा कोई खूबसूरत चीज है, जो आंखों के रास्ते होती हुई दिल में हलचल मचा रही है। मुझे देखते ही वो सचेत हो गई। काम करते उसके हाथ रुक गए, जैसे कोई आंख उसे भेद रही हो। इस एहसास के चलते राख सनी चुटकी से पहले अपने सिर पर आंचल खींचा, हथेलियों से घुटनों के नीचे धोती सरकाने लगी। यह सब करते उसके माथे पर बल था, मानो कह रही हो खांस के आना चाहिए। ये क्या कि दबे पांव सिर पर आ खड़े हुए। उसने होठ सिकोड़कर मन ही मन गालियां दी कि हट यहाँ से कमीना कहीं का। और जब मैं आ खड़ा हुआ तो बिना तहकीकात के पीछे हटने वाला ना था। जीप सड़क पर थी, राइफलधारी हवलदार भी वहीं रोक दिए थे। कीचड़ के बीच जमे ईंटों पर किसी तरह लाल जूते टिकाता यहाँ आ गया था। आंख लगाकर देख रहा था। मेरी कांख में कैप दबी थी, दाएं हाथ में रूल था। औरत को सचेत होता देख मैंने उस पर से नजर हटाई और झोपड़े की तरफ देखने लगा, जिसमें यह औरत रहती होगी। झोपड़ा खपरेल का था, ऊपर बीच में धंसा सा, जैसे सातीर बैठ गई हो। खपरेल काई से भरे थे, बीच बीच में उखड़े और टूटे। झोपड़े के ऊपर आगे की ओर एक नया सूप था, जिसमें सूखने के लिए धनिया रखा था। दरवाजा यानी टटरा बांस की खच्चियों का था, तारों और सुतलियों से बंधा। बाहर की तरफ उलार रोक के लिए जमीन में खूंटा गड़ा था, जिसके सहारे वो ठहरा था। झोपड़े के बाएं हाथ पर नीम का विशाल पेड़ था। झोपड़ा ऊंचाई पर था, यानी टीले पर, जिसके इर्द गिर्द गहरी ढलान थी, जहां से खेतों का सिलसिला शुरू होता था। खेत ऐसे की लगता था वर्षों से जिनमें हल नहीं चल पाए, जिस कारण से वो बंजर हो गए थे। जाहिर था गुर्जर जब पैसे बरसा रहा था तो खेती क्यों की जाए। खैर, खेत में इस वक्त जंगली घास फूस या कहे गाजर घास जमी हुई थी। झोपड़े के ऊपर एक बड़ा सा सफेद पीली चोंच का गिद्ध बैठा था, बड़ा फन फैलाए। झोपड़े को किसी भी विपदा से बचाने वाला हो ऐसा लग रहा था। खेतों के पार जहां थोड़ी ऊंचाई दिखती थी, किसानों की 8-10 झोपड़ियां थी। सामने नीम पीपल के घने पेड़ थे,
जिनके नीचे गाय भैंस बंधी हुई थी। इस झोपड़ी के पीछे शायद बकरियां बंधी थी, जिनकी मिमियाने की आवाजें आ रही थी। एकाएक खांसकर मैंने औरत का ध्यान अपनी ओर खींचा। उससे आंखें मिलते ही मैं मुद्दे पर आने को था, तभी पैंतरा बदल लिया, जैसे मैं किसी तहकीकात के लिए नहीं आया हूँ, बस यूं ही चला आया। लेकिन ये औरत मेरे मंतव्य को ताड़ गई। उसने मुंह बनाकर बगल में थूका। जब मैंने जेब से 500 की गड्डी निकाली और एक एक कर उन्हें गिनने लगा, तो उसने और भी मुंह बनाया। कमीना नोट दिखला रहा है और इतनी नाटक नौटंकी काहे की? आया है गुर्जर की खोज खबर लेने को और दिखा रहा है पैसे, जैसे मैं बिक जाऊंगी। थू है तुझ पर, कितना भी पैसा दिखा, तेरा भरोसा नहीं। तू बदमाशों का सरगना है, जिसके तार ऊपर तक जुड़े हैं, जिसका काम गरीबों को सताना है, उनका खून पीना है। और वो गुर्जर, वो डाकू जरूर है, लेकिन मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है। मैं भी उसे प्यार करती हूँ। इसके लिए गांव के लोग जलते हैं तो जले, इसकी मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। और आदमी तंगी में इतना अजीज आ गया है कि कुछ बोलने से रहा। एकाएक खांसकर मैंने कुछ नोट जमीन पर गिरा दिए, जो हवा में उड़ने लगे। यह सोचकर कि उड़ते नोट औरत उठा लेगी, लेकिन यह दुष्ट नाकिस है कि उठाना तो दूर, नोटों की तरफ नजर भी नहीं डालती। उल्टे बर्तनों को और भी लगन से जोर जोर से घिसने लगी, जैसे जतला रही हो कि नोटों की तुलना में बर्तन घिसना बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। यही बहुत दरदासा रहा कि कोई गलत आदमी नहीं हूं मैं, तेरी खूबसूरती का दीवाना हूं। चाहे कितना भी सताए, मैं उफ करने वाला नहीं। नोट बीन कर मैं बहुत देर तक उसके सामने खड़ा रहा, लेकिन उसने ना तो मेरी ओर देखा, ना ही मेरे दिल में उठ रही भावना को इज्जत दी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अच्छों का दिमाग फिर जाएगा। फिर मैं क्या हूँ? वर्दी का गुरूर अलग अपना रंग दिखाने लगा। उसी के बहाव में मैंने कहा, बड़ा घमंड है तुझे? एक बार उसने मुझे सवालिया निगाह से देखा, जैसे पूछ रही हो किस चीज का घमंड? गुर्जर का, मैंने दृढ़ता से कहा। कौन गुर्जर? वो अनजान बनी। अच्छा, कौन गुर्जर? अब कौन गुर्जर हो गया वो? मैंने आंखें मटकाकर कहा, ऐसे ही होता है। क्या ऐसे ही होता है? और वो गहरे उतरी। मैंने कहा, जिसके साथ रंगरेलियां मनाती है उसके साथ ऐसे ही होता है। ढंग से बात कर। उसने राख से सने हाथ बाल्टी में डाले और पानी में तूफान सा उठाया, जैसे उस तूफान में मुझे डुबो देगी। ढंग से बात कर रहा हूँ। गुर्जर तेरे पास आता है, रात बिरात पूरा गांव कह रहा है। चुप हरामी। वो जोरों से चीखी, मुड़ी काटा। कुछ भी बकबका रहा है, पुलिस है तो कुछ भी बोलेगा। मैंने ऐलान सा किया, बिल्कुल कुछ भी बोलूंगा। गुर्जर का पता दे, नहीं थाने चल। एकाएक उसने एक नाटक खड़ा कर दिया। वो जोरों से चीखी और जोर जोर से छाती पीटने लगी। जमीन पर बैठकर रोने चिल्लाने लगी, जैसे किसी ने उसके साथ कुछ गड़बड़ कर दी हो। मुझे लगा कि अभी पल भर में गांव का हुजूम इकट्ठा हो जाएगा और यह सबके सामने अपनी इज्जत की दुहाई देकर जमीन पर चीख चीख कर सिर पटकेगी। इस नाकिस ने मेरी आबरू लूटी है। मारो, पकड़ो, बचाओ, और लोग मुझे शक की निगाह से देखेंगे। थानेदार हूं तो क्या ऐसे नाटक में कुछ भी संभव है? मैंने ऐसे सोचा और पल भर के लिए सकते में आ गया। लेकिन दूसरे पल देखा, उसके दुबले पतले मरियल से आदमी के सिवा कोई दौड़ा नहीं आया। आदमी झोपड़ी के पीछे बकरियों को पत्तियां खिला रहा था। वो सफेद पीली चोंच का गिद्ध भी चुपचाप उड़ गया, जो झोपड़े पर पंख पसारे बैठा था। 2-4 किसान जरूर अपने झोपड़े से बाहर दिखे, मगर वे भी दूर खड़े रहे, उल्टे आड़ में आ गए, शायद ये सोचकर कि कस्बिन की चक्कर में कौन पड़े, जैसा करती है वैसा भरेगी। पुलिस नहीं आएगी तो भला कौन आएगा? अब मजा आएगा। खूब गर्रा रही थी गुज्जर के नाम पर, अब भुगत। एकाएक उसका आदमी धीरे धीरे डुगरता सा मेरे सामने आ खड़ा हुआ। आदमी मरा मरा सा था, हड़ियल, लंबी गर्दन, मुंह पिचका, काला सूखा, चेहरे पर खिचड़ी नुमा दाढ़ी मूछे, दांत ऐसे कि सुपारी की इंतहा सेवन से ऊपर घिस गए थे। सिर पर वो गंदा सा मटमैला गमछा बांधे था, बदन पर गंदी चीकट बनियाइन, नीचे लंबा ढीला तेल के धब्बों से भरा हुआ पैजामा, नंगे पांव। वो बीमार लग रहा था, मानो लंघन से उठाओ। जब वो औरत के चीखने चिल्लाने पर पत्तियां फेंकता दौड़ आया, उसका चेहरा उस वक्त बुझा और आंखें राख सी ठंडी थी, मानो दौड़े आने पर उसे कोई अफसोस हो। गर्दन उसकी झुकी थी और आंखें नीचे किए था।
गोया आंखें मिलाने से बच रहा था। ऐसा लगता था कि औरत के गुज्जर के खुले रिश्ते की वजह से गर्दन शर्म से मुकम्मल तौर पर झुक गई हो और जो कभी सीधी नहीं हो सकती। इसका असर आंखों पर भी था, जिसे हर वक्त वो नीचे किए रहता, किसी से मिलाता नहीं था। मुझे देखते ही उसमें एक हौल तैर गया, जैसे सोच रहा है कि ये रोड तो मरेगी ही, मैं भी कहाँ बचने वाला हूँ। उसने गहरी सांस ली, एकाएक अपने को संभाला, अनजान सा बनता नीचे देखता मुझसे बोला, क्या बात है हुजूर। फिर चीखती सिर पीटती औरत से मुखातिब हुआ, जिसे आंखों में बजरता कह रहा हो, तूने तो मुझे कहीं का नहीं रखा, अब और गद क्या करवाना चाहती है, क्यों शोर मचा रही है, चुप हो जा, फालतू बखेड़ा ना खड़ा कर। फिर भर्राया सा उसी अंदाज में झुकी गर्दन और नीची आंखों से मुझसे बोला, बैठो हुजूर, खाट कहाँ है। खाट के लिए वो इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। इस बीच औरत रोते हुई चीखी, खाट दे रहा है हरामखोर, अर्थी दे। आदमी ने उसकी ओर कड़ी निगाह से देखा। औरत चीखी, आंख ना दिखा, नहीं निकलवा लूंगी, समझता क्या है अपने को, नीच कहीं का। आदमी पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया, खिसिया गया। एकाएक औरत रोती चिल्लाती पैर पटकती झोपड़े के अंदर चली गई। अंदर जाते जाते उसने टरटराना बंद कर दिया। उसे खींचा लेकिन तुरंत छोड़ दिया, जो खूंटे से जा टकराया। तुम इसके आदमी हो? गहरी सांस छोड़ते हुए मैंने पूछा तो उसने झुकी गर्दन नीची आंखें गहरे अफसोस में कहा, हाँ हुजूर, और हड़ीली छाती पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, जैसे औरत की नादानी को माफ करने के लिए विनती कर रहा हो। मुझे कुछ ना सूझा, तुम उसे अपने पीछे आने का हुक्म दिया और सपाटे से कूदसी लगाता जीप के पास आ गया। वो लस्त सा आगे बढ़ा कि पीछे से उसकी औरत की चीख उभरी, कहाँ जाता है, लौट पीछे। औरत झोपड़े के बाहर खड़ी चिल्ला रही थी। आदमी के पांव रुक गए। मुमकिन है औरत की धमकी से डर गया होगा, लेकिन जब मेरी कड़क आवाज सुनी तो वो मेरी ओर बढ़ने लगा, गोया अपनी निर्दोषता के चलते ऐसा करने लगा। जो भी हो, औरत चीखती चिल्लाती और उसे धमकाती रही, पर वो जरा सा मुंह बनाता बड़बड़ाता सा, जैसे अपने आप को कोस रहा हो, और मेरी ओर बढ़ता चला जा रहा था। जीप में बैठकर मैं उसे गांव से काफी दूर एकांत में बंसवारी के बीच ले आया, जहां लचकते बांस और चिटकारी मारती गिलहरियों की आवाज के अलावा कोई भी नहीं था। ये बीहड़ एकांत था। राइफलधारी मेरे पीछे खड़े थे। तेज गर्मी थी, हवा में उमस और चिपचिपापन। चारों तरफ काली मक्खियां मंडरा रही थी, जो शायद गर्मी से परेशान होकर हम लोगों को काट रही थी। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि किसी से कोई बात उगलवा लेने या उसे सजा देने के लिए ये काफी उपयुक्त जगह है। इसी का नतीजा है कि ये आदमी 4-6 रूल पर ही हाय हाय करने लगा, लेकिन आश्चर्य था कि कोई सुराग देने के लिए मुंह नहीं खोल रहा था। कब आता है गुर्जर? वो चुप। जब आता है तो तू कहाँ रहता है? वो खड़ा था पुतले जैसा। भेद देने पर 1 लाख नगद दूंगा और कोई आंच तुझ पर नहीं आएगी, भरोसा रख। ऐसे बहुत सारे सवाल मैंने उससे किए और जवाब न देने पर मैंने वो सुताई की उसकी, जिसके लिए पुलिस को बदनाम माना जाता है, लेकिन वो भी गजब के जिगर का आदमी कि मुंह तक नहीं खोला सिवा चीख चिल्लाहट के। तभी हुआ ये कि जब ये आदमी किसी तरह गुर्जर का सुराग नहीं दे रहा था, मदद के लिए मिनक नहीं रहा था, मैंने उसे हाथ पैर बांधकर पेड़ से उल्टा लटका देने का आदेश हवलदारों को दिया। सजा का पुराना तरीका, नीचे आग जलाई जाए, उस पर मिर्च डाली जाए। हवलदार हाथ पैर बांधने को तैयार हुए कि इस आदमी ने इतना भर कबूल किया कि उसकी घरवाली के पास आता है, मगर उसे पता नहीं कि कब। घंटों तंग करके चुप्पी के बाद सिर्फ इतना बोलने पर, जिसका कोई खास मतलब नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे इस कदर गुस्सा आया कि मैंने उसे कसकर एक झंझनाता थप्पड़ मारा और कहा, तेरी औरत के साथ पराया मर्द सोता है और तुझे पता ही नहीं चलता। मुझे हंसी सी आई, फिर थोड़ा रुककर अफसोस से बोला, हद है, और इस पर तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? थप्पड़ इतना करारा था कि आदमी चौधिया गया और जमीन पर लौट गया, कटे पेट सा। एक पल को लगा निपट गया, लेकिन निपटा नहीं था। हाथों में उसके कंपन हो रहा था, जिन्हें वो चोट खाई जगह पर रह रहकर फिराने लगा। कनपट्टी पर मार की झनक जैसे आंखों और दांतों में उभर आई थी। इसका एहसास सा करता हुआ वो सहसा कर रहा। फिर इतने लंबे वक्त में पहली बार उसने गर्दन उठाई और सूनी आंखों से मुझे देखा। फिर मेरी बात का जवाब देने से पहले
अपने आप को रोकना चाहा पर रोक नहीं पाया। फटी फटी सी मुर्दर आवाज में बोला, हुजूर, शर्म तो आपको भी नहीं आती। हम तो आपके गुलाम हैं सरकार। मेरे गुस्से को भड़काने के लिए उसका ये बोलना काफी था। लात घूसों से उसकी खूब खबर ली। गुजर का पता तो नहीं चला, मगर पिटाई से मेरा जी हल्का जरूर हो गया। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।